Hello students, welcome back to my next video lecture. Myself Saurabh Gautam. In this video lecture we are going to discuss catalysis. First of all, what is the meaning of catalyst? A catalyst is a substance which can change the speed of chemical reaction without itself undergoing any change in mass and chemical composition at the end of reaction. The phenomena is known as the catalysis. Okay, catalyst होता क्या है? जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को अल्टर करने की कैपेबिलिटी रखता है विदाउट itself undergoing any kind of change in its mass as well as its chemical composition. उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन और मास में कोई फर्क नहीं आता, बट वो स्पीड ऑफ रिएक्शन को अल्टर कर सकता है. ओके okay? और ये जो फिनोमिना है जिसमें कैटलिस्ट जो है वो स्पीड ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन की स्पीड को अल्टर कर सकता है, इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? कैटालिसिस. ओके, एंड द next topic is type of catalyst. Catalyst, basically there are two type of catalyst: positive catalyst, negative catalyst. If a catalyst accelerates the speed of a reaction, अगर वो speed of reaction को बढ़ा देता है, it will be called as the positive catalyst. और इस phenomena को बोलेंगे positive catalysis. ओके okay? और negative catalyst क्या होता है? If catalyst retards the speed of reaction, then it will be called as a negative catalyst. और इस phenomena को क्या बोला जाएगा? Negative catalysis. ओके, clear? But the term catalyst used without any prefix implies the positive catalyst. मेजरली जब हम कैटलिस्ट बोलते हैं विदाउट एनी प्रीफिक्स की वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उस टाइम कैटलिस्ट बोलने का मतलब क्या होता है कि हम पॉजिटिव कैटलिस्ट की ही बात कर रहे हैं, मतलब उसी कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं जो एक्सेलरेट करता है रिएक्शन को. अब पॉजिटिव और नेगेटिव कैटलिस्ट कैसे स्पीड को अल्टर करते हैं, इसको हम इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से समझते हैं. ओके, देखो पॉजिटिव कैटालिसिस के केस में क्या होता है? रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए आपको पता है एक एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ता है. वे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ये एनर्जी बैरियर डाउन आ जाता है, जिससे अब कम एनर्जी लेके ही रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं दे विल क्रॉस दिस एनर्जी बैरियर, क्योंकि इस एनर्जी बैरियर की एनर्जी कम है, कम हाइट पे है. ओके, एंड विद लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी दे विल अचीव दिस एनर्जी एंड दे विल बिकम प्रोडक्ट, जो कि पहले ज्यादा एनर्जी चाहिए होती थी. और नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं? नेगेटिव कैटलिस्ट इस बैरियर को बढ़ा देते हैं. तो बैरियर बढ़ने से अब एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी, तो इट मींस ज्यादा एनर्जी चाहिए, इट मींस उस टाइम क्या होगा? वो रिटार्ड कर देंगे स्पीड ऑफ रिएक्शन को. ये बैरियर अप जाने का रीजन जाने से क्या होगा? व्हाट विल हैपन? दे विल रिटार्ड द स्पीड ऑफ रिएक्शन. ओके, दिस इज हाउ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैटलिस्ट वर्क. पॉजिटिव कैटलिस्ट जो है वो एनर्जी बैरियर को कम कर देता है, नेगेटिव कैटलिस्ट एनर्जी बैरियर की हाइट को बढ़ा देता है. ओके, नेक्स्ट, there are two more terms: catalyst, catalytic poisons and catalytic promoters. Okay, what is the meaning of catalytic poisons? ये दोनों जो आपके पास कैटलिस्ट पॉइजन होता है वो क्या होता है? सब्सटेंसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, आर्सेनिक etc. if present lower the activity of catalyst are called as the catalytic poison. ऐसे सब्सटेंस जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम कर दें, मतलब कैटलिस्ट जो है वो बढ़िया कैटलिस्ट नहीं रहता अगर आप उन सब्सटेंसेस को कैटलिस्ट में ऐड कर दें, क्योंकि वो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम कर देते हैं. दे आर कॉल्ड एज द कैटालिटिक पॉइजंस. एंड सेकंड इज कैटालिटिक प्रमोटर. कैटालिटिक प्रमोटर क्या होते हैं? सब्सटेंसेस लाइक मॉलिब्डेनम if present along the catalyst enhances the activity of catalyst are called catalytic promoters. अगर ऐसे सब्सटेंस हों जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, they will be called as the catalytic promoter. क्लियर? पॉइजन और प्रमोटर्स क्या करते हैं? वो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं. अगर कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा रहा है कोई सब्सटेंस, दैट विल बी कॉल्ड एज द कैटालिटिक प्रमोटर. अगर कोई घटा रहा है सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड एज द कैटालिटिक पॉइजन. ओके, नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आता है दैट इज टाइप्स ऑफ कैटालिसिस. ठीक है, कि कितने तरह की टाइप होती है कैटालिसिस की. ठीक है, जैसे एक तो हमने पढ़ ली पॉजिटिव और नेगेटिव कैटालिसिस, ये तो था कि हाउ द कैटलिस्ट इज गोइंग टू इफेक्ट द स्पीड. ओके, ये तो उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन करी थी हमने कैटालिसिस की. अगर हमने कैटालिसिस की क्लासिफिकेशन करनी है डिपेंडिंग अपॉन द फेज ऑफ कैटलिस्ट, कि कैटलिस्ट का फेज कैसा है, लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, उस बेसिस पे देयर विल बी टू टाइप ऑफ कैटालिसिस: होमोजेनियस कैटालिसिस, हेट्रोजेनियस कैटालिसिस.
होमोजीनियस कैटालिसिस किसको बोलते हैं? इफ द कैटलिस्ट इज प्रेजेंट इन द सेम फेज एज द रिएक्टेंट, it is called as a homogeneous catalyst, and this type of catalysis is called as the homogeneous catalysis. अगर reactants का जो phase है वही catalyst का phase है, that will be called as the homogeneous catalysis. For example, sulfur dioxide and oxygen, these two are both reactants are the gases, and the product sulfur dioxide is also a gas. You are using nitrous oxide as a catalyst, and nitrous oxide is also a gas. It means this is the example of homogeneous catalysis. Similarly, ethanol in the presence of concentrated H2SO4 will give diethyl ether and water. इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, और जो आपने कैटलिस्ट यूज किया है दैट इज कंसंट्रेटेड H2SO4, क्योंकि एरो के ऊपर जो चीज लिखी जाती है दैट इज कैटलिस्ट, दैट इज आल्सो अ लिक्विड. तो रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स चाहे ना भी देखो, रिएक्टेंट्स और आपके पास जो कैटलिस्ट है उसका सेम फेज है. दिस इज द मीनिंग ऑफ होमोजीनियस कैटालिसिस. मतलब होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा जब आप कैटलिस्ट और रिएक्टेंट्स को मिक्स करोगे, और वो तभी बन पाएगा अगर उनका फेज सेम हो. अगर लिक्विड है रिएक्टेंट्स तो लिक्विड ही हो आपके पास कैटलिस्ट भी. अगर गैसेज हैं रिएक्टेंट्स तो जो कैटलिस्ट है दैट इज आल्सो अ गैस. नेक्स्ट है आपके पास थ्योरी ऑफ होमोजीनियस कैटालिसिस. अब हम होमोजीनियस कैटालिसिस को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि होमोजीनियस कैटालिसिस के दौरान कैटलिस्ट कैसे वर्क करता है. उसको हम समझते हैं बाय इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी, विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी. अब ये इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी क्या कहती है? जैसे मान लो इस रिएक्शन में H2SO4 ने कैसे कैटालिसिस करी है उसको समझते हैं. इथेनॉल जब H2SO4 के साथ रिएक्ट किया, इट फॉर्म्ड अ इंटरमीडिएट दिस, ये बना इंटरमीडिएट. ओके. और वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट निकला. उसके बाद ये जो इंटरमीडिएट है दिस रिएक्टेड विद द अनदर मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल, क्योंकि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल ना. पहला मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल जो है वो तो इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो गया. दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल जो है उसने उस इंटरमीडिएट के साथ रिएक्शन करवाया लाइक दिस, और बैक उससे क्या हुआ, उससे उसने क्या बनाया, इथेनॉल बनाया, सॉरी इथाइल डायथाइल ईथर बनाया. ओके. और दोबारा से वो H2SO4 जो कि कैटलिस्ट था उसको जनरेट कर दिया, और ये H2SO4 दोबारा किसी नए इथेनॉल के पास जाएगा, इंटरमीडिएट बनाएगा, वो इंटरमीडिएट दोबारा से दूसरे इथेनॉल के साथ रिएक्ट करेगा एंड इट विल गिव प्रोडक्ट एंड बैक कैटलिस्ट. कैटलिस्ट वापस देगा, वो कैटलिस्ट दोबारा अगले के लिए अगले इथेनॉल के लिए जाएगा. इसलिए थोड़ा सा कैटलिस्ट डाल के ही वही कैटलिस्ट चलता रहता है आगे से आगे. ओके. सेकेंड इज हेट्रोजीनियस कैटालिसिस. अब हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में क्या होता है? इफ द कैटलिस्ट इज प्रेजेंट इन अ डिफरेंट फेज, कैटलिस्ट का फेज डिफरेंट है एज दैट ऑफ रिएक्टेंट्स, it is called as the heterogeneous catalysis, and this type of catalysis is called as the heterogeneous catalysis. और जो कैटलिस्ट है आप उसको बोलते हो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट. फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गिव अमोनिया इन द हेबर्स प्रोसेस. ये तीनों गैसेस फॉर्म में है, पर मेनली हमने रिएक्टर में देखने होते हैं, ये दोनों गैसेस फॉर्म में है. बट आयरन जो हम यूज कर रहे हैं विच इज अ कैटलिस्ट इन केस ऑफ हेबर प्रोसेस, जो आयरन है that is in solid state. It means इसका phase different है as comparison to reactants. So this is the example of heterogeneous catalysis. Okay. और यहाँ पे ये molybdenum क्या काम कर रहा है? Molybdenum is the promoter for the iron. Molybdenum iron की एक्टिविटी को बढ़ाने में हेल्प करेगा. Okay. Molybdenum is promoter here. Okay. Now some more example of heterogeneous catalysis. Heterogeneous catalysis के केस में जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन के दौरान हमें पहले नाइट्रिक ऑक्साइड बनाना होता है. नाइट्रिक एसिड की प्रोडक्शन के दौरान हमें पहले नाइट्रिक ऑक्साइड बनाना होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड. और वो नाइट्रिक ऑक्साइड कैसे बनता है? अमोनिया जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, बट इस रिएक्शन को स्पीड अप करवाने के लिए प्लेटिनम को यूज करना पड़ता है एज अ कैटलिस्ट इन केस ऑफ ओस्टवॉल प्रोसेस. ठीक है. नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं ओस्टवॉल प्रोसेस. ओके. नेक्स्ट, जैसे हमारी गाड़ियों में या टू व्हीलर्स में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और अनबर्न पेट्रोल भी निकल सकता है जब फ्यूल बर्न होता है इनसाइड दी ऑटोमोबाइल. ओके. बट वो निकलता क्यों नहीं? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड और अनबर्न पेट्रोल जो होता है उसकी ऑक्सीडेशन करवाई जाती है इन दी कैटालिटिक कन्वर्टर. ये और हर ऑटोमोबाइल में लगा होता है. ठीक है. ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अनबर्न पेट्रोल
to the carbon dioxide and water and reduction of nitric oxide to the nitrogen N2 in automobile exhaust gas by the catalytic converter. This is also the example of heterogeneous catalysis. और जो कैटालिटिक कन्वर्टर होता है दैट कंसिस्ट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर ऑक्साइड, उसमें कई सारे ट्रांजिशन मेटल होते हैं और उनके ऑक्साइड होते हैं। तो होता क्या है, ये आपके पास गैसेज आ रही हैं एग्जॉस्ट से, ओके, और ये कैटालिटिक कन्वर्टर बाहर से एयर इनटेक भी लेता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन के लिए जो ऑक्सीडेशन करवाने के लिए जो एयर चाहिए, वो ऑक्सीजन जो चाहिए वो एयर से मिलेगी। ओके, ये रहा कैटलिस्ट बेड जो कि कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर होता है। तो ये दोनों मिक्सचर जो है इसके अंदर आप धकेलोगे, उससे क्या होगा, मिक्सचर में जो भी कार्बन मोनोऑक्साइड होगा वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड आएगी, यहाँ से बाहर निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज लेस पोल्यूटिंग एज कंपैरिजन टू कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड इनफैक्ट पॉइजनस गैस होती है। सिमिलरली नाइट्रिक ऑक्साइड कैटलिस्ट उसको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक कर देगा। अगर अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन आ रहा है, हाइड्रोकार्बन मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, तो वो ऑक्सीजन और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा इनसाइड दी कैटालिटिक कन्वर्टर। फोर्थ एग्जांपल है क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बाय द जियोलाइट कैटलिस्ट। जियोलाइट कैटलिस्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट जो क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन में काम आते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। ओके क्लियर, इसके बारे में अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर, जैसे जियोलाइट्स क्या होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय जियोलाइट्स? जियोलाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एज द शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट। दे आर शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट। वो शेप पे डिपेंडेंस होती है उनकी कि किसके लिए एज ए कैटलिस्ट एक्ट करेगा, किसके लिए नहीं करेगा, डिपेंडिंग अपॉन उस मॉलिक्यूल की शेप कैसी है। जियोलाइट्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ जियोलाइट। मतलब एक मेटल है, क्लियर, और वो कंबाइन किसके साथ किया हुआ है? एल्यूमिना के साथ और सिलिकेट के साथ, और एल्यूमिना और सिलिकेट की अमाउंट फिक्स नहीं है, और दिस इज हाइड्रेटेड, तो इसलिए यहाँ पे साथ में ZH2O लिखा हुआ है। ओके, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है जियोलाइट्स का, लाइक दिस। ओके, और जियोलाइट्स है दे हैव हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, उनमें हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्लियर, लाइक दिस। और उनमें क्या होता है, उनमें ये वाला फ्रेमवर्क होता है, ऐसी बॉन्डिंग होती है, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन सिलिकॉन वाले बॉन्डिंग वाले फ्रेमवर्क होते हैं, जैसे यहाँ पे ये दिखाए हुए हैं। ओके, वैसे जियोलाइट वर्ड का मतलब क्या होता है? इन द ग्रीक लैंग्वेज इट इज मीनिंग ऑफ बॉइलिंग स्टोन। इसको बॉइलिंग स्टोन क्यों बोला जाता है? बिकॉज जियोलाइट्स के अंदर वाटर एंट्रैप्ड होता है, ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है वो जियोलाइट क्रिस्टल के अंदर एंट्रैप होता है। ओके, क्लियर। तो होता क्या है, वाटर ट्रैप्ड इन द पोर्स बॉयल ऑफ व्हेन द जियोलाइट स्टोन इज हीटेड। जब आप किसी जियोलाइट स्टोन को हीट करते हो तो वाटर जो इसके अंदर ट्रैप होता है वो बॉयल होके बाहर आता है। ओके, इसलिए जियोलाइट, इसलिए ऐसे स्टोन्स को नेम दिया गया था जियोलाइट्स का। जियोलाइट का मतलब होता है बॉइलिंग स्टोन। ऐसे लग रहा है कि स्टोन बॉयल हो रहा है, एक्चुअल में स्टोन बॉयल नहीं हो रहा है। जब आप इस स्टोन को गर्म करते हो देन स्टोन के अंदर जो वाटर एंट्रैप्ड होता है वो बॉयल होके, वो जो ट्रैप्ड वाटर होता है वो बॉयल करता है। ओके, जियोलाइट टू बी यूज्ड एज अ कैटलिस्ट आर हीटेड इन द वैक्यूम सो दैट द वाटर ऑफ हाइड्रेशन इज लॉस्ट। जो इनके अंदर वाटर ऑफ हाइड्रेशन पड़ा है उसको बाहर निकालने के लिए इनको वैक्यूम में हीट किया जाता है, सो दैट यहाँ कैविटीज क्रिएट हो जाएं, जियोलाइट मॉलिक्यूल के अंदर कैविटीज क्रिएट हो जाएं, क्योंकि ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपने रिमूव करना है। ओके, तो जब आप ऐसा करते हो तो एज अ रिजल्ट जियोलाइट बिकम पोरस। जियोलाइट जो होता है वो पोरस बन जाता है, उसके अंदर पोर्स बन जाते हैं। The size of pore varies between 260 picometer to 740 picometer depending upon आपने zeolite कौन सा लिया है। ओके, so in this way zeolites act as a selective adsorbent। तो depending upon the pore size वो selectively absorb करेंगे उन्हीं मॉलिक्यूल को जो उन पोर साइज से मैच करते होंगे। उससे बड़ा मॉलिक्यूल वो कभी भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। ओके, एंड हेंस एज अ मॉलिक्यूलर सीव, तो मॉलिक्यूलर सीव मतलब छननी का काम करते हैं मॉलिक्यूल्स के लिए, सिलेक्टिवली मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब होने देंगे, उस सीव से बड़े साइज वाला मॉलिक्यूल उनके अंदर एंटर नहीं कर सकते। ठीक है, और ये अपना कैटलिस्ट एक्शन, जैसे इनके एक कैटलिस्ट एक्शन के एग्जांपल, अल्कोहल को ZSM5 नाम का जियोलाइट होता है जो डिहाइड्रेट करके हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करता है। ओके, क्लियर, दिस इज द एग्जांपल इन विच द जियोलाइट एक्ट एज अ कैटलिस्ट। उसके बाद जियोलाइट का और भी एप्लीकेशन है, कहाँ पे? आयन एक्सचेंजर की तरह यूज किया जाता है जियोलाइट इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। ठीक है, ये +1 में आपने चैप्टर पढ़ा होगा हाइड्रोजन, उसमें आयन एक्सचेंजर पढ़ते हैं ना,
हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए, हार्ड वाटर में क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए यू नीड आयन एक्सचेंजर, और जियोलाइट्स जो होते हैं दे एक्ट एज आयन एक्सचेंजर, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा जियोलाइट ले रहे हो, और उसका जो साइज है, उसका जो पोर साइज है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम जितना होना चाहिए। ऐसे वो क्या करता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और क्या करता है, और वाटर को हार्ड से सॉफ्ट कर देता है, हार्ड वाटर से कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस को रिमूव कर देता है। ओके, क्लियर। नाउ इसके बाद हमने अभी ये पता पढ़ लिया कि हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में क्या होता है, फेज डिफरेंट होता है कैटलिस्ट का एज कंपैरिजन टू द रिएक्टेंट्स। अब पढ़ते हैं थ्योरीज टू एक्सप्लेन द हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, ऐसी थ्योरीज जो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस को एक्सप्लेन कर पाए। उसके लिए थ्योरी है हमारे पास मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी। ओके, दिस थ्योरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन थ्योरी, जो पहले चलती होती थी, ओल्ड एड्सॉर्प्शन थ्योरी, ओके, और जो इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन है। इस थ्योरी में कैसे मैकेनिज्म समझाया गया है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टुवर्ड द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। सबसे पहले जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो कैटलिस्ट की सरफेस की तरफ डिफ्यूज होते हैं। ओके, क्लियर। देन सेकंड स्टेप में क्या होता है, एड्सॉर्प्शन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट बाय फॉर्मिंग लूज बॉन्ड विद द कैटलिस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री वैलेंसेस। कैटलिस्ट की सरफेस पे फ्री वैलेंसेस होती हैं, तो अल्टीमेटली होता क्या है, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो उन फ्री वैलेंसेस के कारण कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब हो जाते हैं। ओके, देन आफ्टर व्हाट हैपन, देन अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन द रिएक्टेंट्स। ये जो रिएक्टेंट्स हैं ए और बी, इनके बीच में केमिकल रिएक्शन इस सरफेस पे ही होना शुरू हो जाता है। ओके, एंड द कैटलिस्ट फॉर्म एन इंटरमीडिएट एज शोन इन फिगर। तो होता क्या है, ये एक कैटलिस्ट और प्रोडक्ट का इंटरमीडिएट बन चुका है। क्लियर। पहले क्या हुआ, रिएक्टेंट्स एड्सॉर्ब हुए, रिएक्टेंट्स ने कैटलिस्ट को अप्रोच किया, एड्सॉर्ब हुए, छोटा सा वीक सा बॉन्ड बनना शुरू हो गया रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच में। उसके बाद प्रोडक्ट्स का आपस में बॉन्ड बनना शुरू हो गया और एक इंटरमीडिएट बन गया, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट हियर लाइक दिस। उसके बाद जब ये प्रोडक्ट बन जाएगा, प्रोडक्ट पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, देन आफ्टर डिसॉर्प्शन ऑफ द प्रोडक्ट, अल्टीमेटली ये प्रोडक्ट जो है ये इस सरफेस को लीव कर जाएगा। क्यों लीव करता है, क्योंकि सरफेस की कंपैटिबिलिटी नहीं होती कैटलिस्ट के साथ बॉन्ड बनाने की, देन ये जो प्रोडक्ट है वो डिसॉल्व हो जाता है। ओके, डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सरफेस ड्यू टू द लैक ऑफ इट्स affinity for the catalyst surface, thereby making the surface free for the absorption of reactant molecules। ये फिर आपका कैटलिस्ट रीजनरेट होगा, ये अगले रिएक्टेंट्स के साथ रिएक्ट करने के लिए, उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए अब अवेलेबल है। ओके, सो दिस इज हाउ द heterogeneous catalysis work। ओके, and this theory is named as the modern adsorption theory, which is the combination of adsorption theory, adsorption दिखाई ना इसमें, और साथ में इंटरमीडिएट फॉर्मेशन भी दिखाई इन्होंने कि ऐसे इंटरमीडिएट फॉर्मेशन भी होती है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। जब सॉलिड कैटलिस्ट यूज होता है तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं उस पर्टिकुलर कैटलिस्ट के। क्या, सबसे पहला फीचर है एक्टिविटी। ओके, ये जो सॉलिड कैटलिस्ट होते हैं, एक तो इनको रिमूव करना बड़ा इजी होता है, दूसरा ये क्या करते हैं फटाफट से रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, दोबारा से जल्दी से नए रिएक्टेंट्स को कन्वर्ट करने के लिए चले जाते हैं। ओके, तो इनकी एक्टिविटी बहुत हाई होती है, अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स होती है। ओके, मतलब ये रेट ऑफ रिएक्शन को 10 टाइम्स फास्ट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आती है सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी में क्या होता है, by selectivity of a catalyst we mean that its ability to direct reaction to form particular products excluding the others। कि कुछ एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट ही बनाने हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलके जो है डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बना सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप कैटलिस्ट कौन सा यूज कर रहे हो। अगर कॉपर यूज कर रहे हो तो आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा, अगर कॉपर यूज कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, देन यू विल गेट मिथेनॉल। बट अगर निकल यूज कर रहे हो देन यू गेट मीथेन एंड वाटर। ओके, तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कैटलिस्ट देखो आपके पास प्रोडक्ट वेरी करता जा रहा है। क्लियर, तो आप सिलेक्टिवली आप कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग ही आप कैटलिस्ट चूज करोगे, नहीं तो अदरवाइज है तो इन सभी रिएक्शंस में रिएक्ट तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन ही हुए हैं। सिमिलरली एसिटाइलिन को जब आप हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाते हो तो डिपेंडिंग अपॉन इथेन बनना है कि इथीन बनना है, वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा कैटलिस्ट यूज किया है। अगर आपने प्लेटिनम सिंपल यूज किया है तो इथेन बन जाएगा, अगर आपने लिंडल कैटलिस्ट यूज किया है देन यू विल गेट दी
एथीन। ओके, तो ये सिलेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन केस ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। नेक्स्ट आता है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी मतलब जैसे इस रिएक्शन के लिए कॉपर ही एज अ रिएक्शन, अगर इन दोनों को रिएक्ट करवा के ये बनाना है तो आपको कॉपर ही एज अ कैटलिस्ट चाहिए। अगर इसकी बजाय मान लो आप गोल्ड एज अ कैटलिस्ट दो, देन दिस रिएक्शन विल नॉट हैपन। तो इसलिए ये बहुत हाई स्पेसिफिसिटी वाले होते हैं सॉलिड कैटलिस्ट। ओके, so these are some important features of the solid catalysts. ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है इन लिविंग बींग्स। इन लिविंग बींग्स जैसे हम हैं, ह्यूमन बॉडीज के अंदर भी एंजाइम्स होते हैं, और एंजाइम्स जो होते हैं दे आर कैटलिस्ट। वो कुछ रिएक्शंस के लिए एज ए कैटलिस्ट काम कर रहे होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं। सो ऑल एंजाइम्स आर द ग्लोबुलर प्रोटीन्स which are complex nitrogenous compounds with high mass range from 15,000 to 10 lakh ग्राम पर मोल। ओके, इनके मास रेंज बहुत ज्यादा हाई होती है, मतलब बहुत हाई मॉलिक्यूलर मास वाले कंपाउंड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं। एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। Enzymes are vital for the biological processes. Without them, the life process would be slow and sluggish. अगर ये ना होते एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर तो लाइफ प्रोसेसेस तो बहुत स्लो होते। फॉर एग्जांपल, इफ देयर वर नो एंजाइम्स इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एंजाइम्स ना हो, इट वुड टेक अस 50 इयर्स टू डाइजेस्ट अ सिंगल मील। तो एक सिंगल मील को पचाने में 50 साल तक लग सकते हैं, जो कि हमारे में 4 to 5 आवर्स में एक मील डाइजेस्ट हो जाती है हमारी बॉडी में। बट वो इतना ज्यादा स्लो हो सकता है अगर आपकी बॉडी में एंजाइम्स ना हो। इसलिए जिनके बॉडी में कई बार क्या होता है, जिनको डाइजेस्टिव की प्रॉब्लम होती है उनको फिर एंजाइम्स कई बार वाया एक्सटर्नल पिल्स कंज्यूम करने पड़ते हैं, नहीं तो उनकी बॉडी में डाइजेशन की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। कईयों को एलर्जी होती है, वीट एलर्जी वगैरह होती है, तो उनको फिर वीट अगर उन्होंने कंज्यूम करना है तो दे विल नीड एंजाइम्स फ्रॉम द आउटसाइड। ओके, एंजाइम्स की एग्जांपल्स में जैसे सुक्रोज और वाटर मिलके ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इनवर्टेज। अगर आप यहाँ पे एंजाइम इनवर्टेज यूज ना करो तो ये रिएक्शन होगा ही नहीं, अगर होगा भी तो बहुत स्लो। बट ये भी है, हमेशा नहीं होगा ऐसे कि सुक्रोज और वाटर मिलके ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाएंगे। वो डिपेंड करता है एंजाइम के ऊपर भी कि कौन सा एंजाइम यूज कर रहे हो। जैसे अगर आप एंजाइम जाइमेज यूज कर रहे हो, ओके, नॉट नॉट जाइमेज, वेट वेट वेट, अगर आप एंजाइम मैल्टेज यूज कर रहे हो, ठीक है, तो सुक्रोज, वेट, नाउ देयर आर सम फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शंस, जैसे इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ये आपके पास एक रिएक्शन है। इसमें कैटलिस्ट कौन सा यूज हुआ, इन्वर्टेज। उसके बाद ग्लूकोज से इथेनॉल बनाना विद द हेल्प ऑफ जाइमेज एंजाइम, और जाइमेज एंजाइम हमें कहाँ से मिलता है, यीस्ट से। इन्वर्टेज भी कहाँ से मिलता है, यीस्ट से। ठीक है, क्लियर। जैसे इथेनॉल की प्रोडक्शन कैसे की जाती है, इथेनॉल की प्रोडक्शन के लिए जैसे फ्रूट्स लिए जाते हैं, फ्रूट्स में होती है सुक्रोज, उसमें यीस्ट डाल दिया जाता है। उससे क्या होता है, उससे उस सुक्रोज से पहले बनता है ग्लूकोज, और उस ग्लूकोज से बन जाता है इथेनॉल, और अल्टीमेटली आप इथेनॉल प्रोड्यूस कर लेते हो। ओके, उसके बाद स्टार्च से मेल्टोज बनाना। स्टार्च से मेल्टोज बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, स्टार्च की हाइड्रोलिसिस करवानी पड़ती है इन इन द प्रेजेंस ऑफ डायस्टेज। Diastase. Okay, diastase is the enzyme which is used for the hydrolysis of starch into maltose. Okay, और maltose से अगर ग्लूकोज बनाना है then you need further hydrolysis of maltose in the presence of maltase. Okay, जितने भी enzymes हैं उनकी ending ase word से होती है। Okay, so there are some more reactions and some more enzymes are there which are used। जैसे हमारी बॉडी में प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए हमारे बॉडी में एक एंजाइम होता है पेप्सिन, जो कि हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होता है। ओके, क्लियर। मिल्क टू कन्वर्ट, कर्ड कन्वर्जन कैसे होती है, बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम लैक्टिबैसिली। ओके, विच सोर्स क्या है, कर्ड। तभी तो दही जमाने के लिए, जब दही जमाते हैं तो क्या होता है, दूध में दही का थोड़ा सा पार्ट, थोड़ा सा दही डाल देते हैं, उससे क्या होता है, जो कर्ड है वो उस पर्टिकुलर दूध में लैक्टिक बेसिली नाम का एंजाइम छोड़ देता है। वो एंजाइम क्या होता है, उस दूध में फर्दर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, तभी तो वो कर्ड बनेगा। ओके, तभी तो दूध से दही जमाने के लिए आपको पहले दूध में थोड़ा सा दही ही डालना पड़ता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, एंजाइम एज अ कैटलिस्ट जब एक्ट करते हैं तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके। सबसे पहला कैरेक्टर है स्पेसिफिसिटी। ठीक है,
ईच एंजाइम कैटलाइज्ड ओनली वन केमिकल रिएक्शन, वो एक स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन को ही कैटलाइज करते हैं, ये नहीं कि सभी को कैटलाइज करेंगे। जैसे यूरेज नाम का एंजाइम है, वो क्या करता है, यूरिया की हाइड्रोलिसिस करवाने में हेल्प करता है और उसकी हाइड्रोलिसिस से यूरिया और सॉरी अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया। क्लियर। बट अगर यूरिया ना होके मिथाइल यूरिया हो, मिथाइल यूरिया में क्या होता है, नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन जो है, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके वहां पे मिथाइल लगा दिया गया यूरिया में, उसकी हाइड्रोलिसिस यूरेज की प्रेजेंस में करोगे तो रिएक्शन होगी नहीं, फिर नहीं अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अगर यहाँ पे यूरिया ना होके मिथाइल यूरिया हो, तब ये यूरेस जो है ये किसी काम का नहीं है। इट मीन्स यूरेस इतना ज़्यादा स्पेसिफिक है कि ये सिर्फ यूरिया की हाइड्रोलिसिस करवा के अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। उसके बाद सेकंड आता है एफिशिएंसी। एंजाइम्स आर वेरी एफिशिएंट कैटलिस्ट, they speed up the rate of reaction by the factor of up to 10 raised by 22 22 20 22। ओके। जैसे यहाँ पे अभी आपने देख ही लिया कि अगर हम खाना खाने में खाएं और हमारी बॉडी में एंजाइम ना हो तो 50 साल लगेंगे एक मील को डाइजेस्ट करने में, जो कि 4 से 5 घंटों में हो जाती है अदरवाइज। ओके। थर्ड, स्मॉल क्वांटिटी, ओनली स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एंजाइम कैन बी हाईली एफिशिएंट। वो तो हमें पता ही है कि जो कैटलिस्ट है वो थोड़ा सा चाहिए होता है रिएक्शन को कैटलाइज करवाने के लिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ रिएक्शन वो दोबारा से फ्री हो जाता है और वो नए रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करवाने में यूज हो जाता है। ओके। फोर्थ, ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है और पीएच क्या है एंजाइम्स के लिए? पीएच है 7.4 फॉर द ह्यूमन बॉडी और टेम्परेचर कितना है 37 डिग्री सेल्सियस अंडर 1 एटमोसफेयर प्रेशर। तो मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो तो एंजाइम की एक्टिविटी कैसे बढ़ती है टेम्परेचर के साथ, लाइक दिस। और 37 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम पीक पे होती है अपनी। उससे ज़्यादा टेम्परेचर हो तो भी कम हो जाती है, उससे कम टेम्परेचर हो तो भी वो एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाती है। सिमिलरली पीएच जब 7.4 हो तो एंजाइम की एक्टिविटी पीक पे होती है, उससे कम पे भी वो डाउन होती है, इतना एक्टिव नहीं होता हमारा एंजाइम, और उससे ज़्यादा वाले टेम्परेचर पे भी वो डाउन चली जाती है। फिफ्थ, एंजाइम एक्टिवेटर्स। हमारी बॉडी में कुछ एंजाइम एक्टिवेटर्स भी होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। जैसे अमाइलेज जो होता है, ये एंजाइम जो है इसको ज़्यादा एक्टिवेट कर दिया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ NaCl। हमारी बॉडी में अगर एक्सेस ऑफ NaCl है तो वो अमाइलेज को ज़्यादा एक्टिवेट कर देगा। ओके। और एंजाइम इनहिबिटर भी होते हैं हमारी बॉडी में, क्योंकि कई बार हमें क्या होता है, हमें पर्टिकुलर कुछ रिएक्शंस को स्लो डाउन करने की ज़रूरत होती है। ओके। जैसे ड्रग्स हैं, ठीक, कुछ ड्रग्स मतलब कुछ मेडिसिन हम यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस स्लीप। उससे क्या होता है हमारी बॉडी में जो हमें अवेक रखने वाले एंजाइम, हमारे हमें अवेक रखने के लिए जो रिएक्शन हो रही है उसको स्लो डाउन करना होता है। तो उसके लिए हमें फिर मेडिसिन के थ्रू एक ऐसा एंजाइम कंज्यूम करना पड़ेगा या कोई ऐसा मटेरियल कंज्यूम करना पड़ेगा जो उस पर्टिकुलर रिएक्शन को स्लो डाउन कर दे, या उस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो एंजाइम इन्वॉल्व है उसकी एक्टिविटी को कम कर दे। यूज ऑफ मैनी ड्रग्स इज ऑन अकाउंट ऑफ देयर इनहिबिशन इनहिबिटर एक्शंस ऑन आवर बॉडी। तो वो क्या करते हैं, वो कुछ रिएक्शंस को कर देते हैं, या कुछ रिएक्शंस में जो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं उनको इनहिबिट कर देते हैं। ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि एंजाइम जो है वो कैसे कैटलाइज करते हैं, मैकेनिज्म फॉर एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन। ठीक है। इसको हम समझते हैं बाय द लॉक की मैकेनिज्म ऑफ द एंजाइम, लॉक की थ्योरी से समझते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि जो एंजाइम होता है जो कि एक कैटलिस्ट है, वो एक लॉक की तरह होता है जो पर्टिकुलर एक सबस्ट्रेट की वजह से ही खुलेगा। ओके। अगर की वो नहीं आएगी तो वो ये लॉक नहीं खुलेगा। इट मीन्स सबस्ट्रेट जो रिएक्टेंट होता है दैट इज लाइक अ की। ओके। तो उसके बाद सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, वो ये लॉक और की जब आपस में फ्यूज होते हैं लाइक दिस, दे फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। उसके बाद एंजाइम अपना एक्शन कर देता है इस सबस्ट्रेट पे और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन कर देता है, तो आपके पास एक इंटरमीडिएट सा बन जाता है जिसमें एंजाइम और बने हुए प्रोडक्ट ऐसे एसोसिएटेड फॉर्म में होते हैं। देन अल्टीमेटली ये प्रोडक्ट्स लीव कर जाते हैं इस साइड को और एंजाइम फ्री हो जाता है अगले रिएक्शन के लिए। ओके। क्लियर। तो स्टेप वन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। स्टेप वन में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। उसके बाद स्टेप टू में क्या होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से एंजाइम प्रोडक्ट एसोसिएशन बनती है। क्लियर। और उस प्रोडक्ट एसोसिएशन से डिसोसिएट होने के बाद प्रोडक्ट सेपरेट हो जाते हैं, एंजाइम सेपरेट हो जाते हैं। ओके। क्लियर। और प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो है, ये जो वाला जो स्टेप है दिस इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। तो इट मीन सारा का सारा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप किसके ऊपर डिपेंडेंस है, इसके ऊपर। क्लियर। तो इसके लिए अगर आपने रेट लॉ इक्वेशन लिखनी हो, दैट रेट लॉ इक्वेशन विल बी रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ओके। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है ये वाला।
वो बात अलग है कि इंटरमीडिएट के टर्म में कभी भी हम रेट नहीं लिखते, तो अल्टीमेटली ये जो जो इस रिएक्शन के लिए रेट वाला इक्वेशन बनेगी, दैट विल बी रेट इज इक्वल टू के concentration of E, concentration of S. That will be this. Okay. So this is the mechanism of enzyme catalyzed reactions. Okay. Next, catalyst used in the industries. Industries में कहाँ कहाँ कौन कौन सा catalyst use होता है? कुछ common example देखते हैं, जैसे Haber process कहाँ use होता है? Haber process is the process in which ammonia is produced with the help of nitrogen and hydrogen. तो इसमें आप क्या यूज करते हो? यू यूज आयरन एज अ कैटलिस्ट एंड मॉलिब्डेनम एज अ प्रमोटर। ओके। जो ऑस्वाल्ड प्रोसेस है वो नाइट्रिक एसिड बनाने में प्रोड्यूस होता है। ओके, नाइट्रिक एसिड बनाने में ऑस्वाल्ड प्रोसेस लिखता है। बट नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए आपको नाइट्रिक ऑक्साइड चाहिए, और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने में आपके लिए आप कैसे बनाते हो? बाय यूजिंग अमोनिया एंड ऑक्सीजन। और इसमें प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टोस एस्बेस्टोस जो है वो एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। ओके, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में आप क्या बनाते हो? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में इसकी प्रोडक्शन के दौरान आपको पहले सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाना पड़ेगा, और इस रिएक्शन के लिए क्या कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है? वेनेडियम पेंटॉक्साइड। दिस इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। ओके। नेक्स्ट आपके पास आता है बॉश प्रोसेस। बॉश प्रोसेस में क्या होता है? यू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन कहाँ से कैसे यूज करते हो? वाटर गैस का यूज करके। वाटर गैस क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर, इसको बोलते हैं वाटर गैस। वाटर गैस और वाटर को कंबाइन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन ट्राइऑक्साइड एंड क्रोमियम ट्राइऑक्साइड विच एक्टिंग एज अ प्रमोटर। ओके, क्लियर। तब जाके आपके पास हाइड्रोजन बनेगी। उसके बाद है डेक्कन प्रोसेस। डेक्कन प्रोसेस में क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन की जाती है बाय यूजिंग HCl एंड ऑक्सीजन। तो इसके केस में कॉपर क्लोराइड इज यूज्ड एज अ कॉपर टू क्लोराइड इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। उसके बाद सिंथेसिस ऑफ मेथनॉल। सिंथेसिस ऑफ मेथनॉल में कैसे की जाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, बट जिंक ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट और क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एज अ प्रमोटर यूज किया जाता है। अगर इस रिएक्शन में ये यूज ना करो तो दिस रिएक्शन विल बी वेरी वेरी स्लो। उसके बाद हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल से घी बनाना, वेजिटेबल वनस्पति घी बनाने के लिए वेजिटेबल ऑयल की हाइड्रोजनेशन करवानी पड़ती है, और ये हाइड्रोजनेशन ऐसे नहीं हो जाती, यू विल हैव टू यूज फाइनली डिवाइडेड निकल एज अ कैटलिस्ट। ओके। उसके बाद वॉकर प्रोसेस फॉर द प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन से एल्डिहाइड और कीटोन बनाने के लिए यूज होता है प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज द वॉकर प्रोसेस। ठीक है। तो इसमें प्लेटियम क्लोराइड इज यूज्ड। प्लेटियम क्लोराइड यूज किया जाता है। हालांकि प्लेटियम क्लोराइड की बजाय आप कॉपर क्लोराइड यूज कर लो, दैट इज ऑल्सो इनफ। वो भी कर देगा ऐसे ही। ठीक है, क्लियर। सो दीज आर सम कॉमन इंडस्ट्रियल application of the process of the concept of catalyst. Okay, clear students? So next time we will start the new topic. Till then, thank you.